चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी ताजा और महत्वपूर्ण खबर। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिए। विदेश में रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए भारत में मतदान अधिकार सुनिश्चित करने का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है, क्योंकि निर्वाचन आयोग के नियम प्रवासी भारतीयों को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने का स्पष्ट प्रावधान देते हैं। वे भारतीय जो रोजगार, शिक्षा या अन्य कारणों से विदेश में निवास कर रहे हैं और जिन्होंने किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण नहीं की है, वे अपने गृह निर्वाचन क्षेत्र में प्रवासी भारतीय निर्वाचक के रूप में पंजीकरण करा सकते हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 में जोड़े गए प्रावधानों के तहत यह व्यवस्था बनाई गई है, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उनकी भागीदारी बनी रहे। इस प्रावधान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश से बाहर रहने के बावजूद भारतीय नागरिक अपने मताधिकार से वंचित न हों और विधिसम्मत तरीके से चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा बन सकें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आशा और आंगनबाड़ी कर्मियों के मानदेय भुगतान को लेकर स्पष्ट और सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा है कि हर माह निर्धारित तिथि पर समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित किया जाए, ताकि जमीनी स्तर पर काम कर रही इन कर्मियों को आर्थिक असुविधा का सामना न करना पड़े। इसके साथ ही परियोजनाओं की वित्तीय स्वीकृति प्रक्रिया को अधिक तेज, सरल और पारदर्शी बनाने पर जोर दिया गया है। विभागीय स्तर पर स्वीकृति की सीमा बढ़ाने के फैसले के जरिए प्रशासनिक जटिलताओं को कम करने और योजनाओं को समय पर लागू करने की दिशा में पहल की गई है। इस कदम से विकास कार्यों में तेजी आने और जवाबदेही सुनिश्चित होने की उम्मीद जताई जा रही है। गोरखपुर विश्वविद्यालय में हेरिटेज फूड फेस्टिवल आयोजित करने की तैयारी शुरू हो गई है, जिसका उद्देश्य विभिन्न जिलों के पारंपरिक व्यंजनों को पहचान और मंच प्रदान करना है। विश्वविद्यालय द्वारा गठित निर्णायक मंडल व्यंजनों का परीक्षण कर प्रत्येक जिले के लिए एक जिला एक व्यंजन का प्रस्ताव शासन को भेजेगा। हर जिले से 2 से 5 प्रमुख व्यंजनों का चयन किया जा सकता है, ताकि स्थानीय खानपान परंपराओं, स्वाद और सांस्कृतिक विविधता को संरक्षित और प्रोत्साहित किया जा सके। इस पहल को क्षेत्रीय पहचान और पर्यटन संभावनाओं से भी जोड़कर देखा जा रहा है, जिससे पारंपरिक व्यंजन व्यापक स्तर पर पहचान बना सके। ग्रेटर आगरा मास्टर प्लान 2041 के तहत यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में लगभग 14,480 हेक्टेयर में एक बड़े और सुव्यवस्थित अर्बन सेंटर के विकास की रूपरेखा सामने आई है, जिसे भविष्य की आबादी, रोजगार और औद्योगिक जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत ड्राफ्ट में आईटी सेक्टर, पर्यटन गतिविधियों और गैर प्रदूषणकारी उद्योगों को प्राथमिकता देने का प्रस्ताव शामिल है, ताकि क्षेत्र संतुलित विकास का मॉडल बन सके। मंडलायुक्त शैलेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के 105 सुझावों को भी सम्मिलित किया गया, जिससे योजना अधिक व्यावहारिक, वैज्ञानिक और दीर्घकालिक दृष्टि से प्रभावी बन सके तथा बुनियादी ढांचे, परिवहन और आवासीय जरूरतों का समन्वित समाधान सुनिश्चित हो। आगरा में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर सार्वजनिक, निजी, विदेशी, क्षेत्रीय, ग्रामीण और सहकारी बैंकों के कर्मचारियों की हड़ताल का व्यापक असर देखने को मिला, जिससे शहर की बैंकिंग सेवाएं दिन भर प्रभावित रहीं। संजय प्लेस स्थित LIC बिल्डिंग परिसर में बड़ी संख्या में बैंक कर्मियों ने एकत्र होकर प्रदर्शन किया और 5 दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था लागू करने की अपनी मांग दोहराई। हड़ताल के चलते नकद निकासी, जमा, ड्राफ्ट, क्लियरिंग और अन्य आवश्यक बैंकिंग कार्यों में व्यवधान उत्पन्न हुआ, जिससे आम ग्राहकों, व्यापारियों और वरिष्ठ नागरिकों को असुविधा का सामना करना पड़ा। कर्मचारियों का कहना है कि कार्यभार और कार्य परिस्थितियों को देखते हुए सप्ताह में 2 दिन अवकाश की व्यवस्था आवश्यक है। प्रयागराज में माघी पूर्णिमा स्नान के मद्देनजर प्रशासन ने शहर की सीमाओं पर भारी वाहनों के प्रवेश पर अस्थायी प्रतिबंध लागू कर दिया है, ताकि श्रद्धालुओं की आवाजाही सुगम बनी रहे और जाम की स्थिति उत्पन्न न हो। यह यातायात व्यवस्था रात 12 बजे से सोमवार दोपहर 12 बजे तक प्रभावी रहेगी। मंदिर मोड़, पूरा मुफ्ती गेट, बमरौली, सहसों सहित कई प्रमुख बिंदुओं पर डायवर्जन प्लान लागू किया गया है और पुलिस बल की तैनाती बढ़ाई गई है। केवल मेला ड्यूटी से जुड़े वाहनों को प्रवेश की अनुमति दी जा रही है, जबकि अन्य भारी वाहनों को वैकल्पिक मार्गों से मोड़ा जा रहा है, ताकि भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था सुचारू रह सके। परियोजनाओं की मंजूरी प्रक्रिया को तेज, जवाबदेह और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वित्त विभाग की समीक्षा बैठक में नई स्वीकृति व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए हैं, जिससे विभागीय स्तर पर लंबित फाइलों की संख्या घटे और निर्णय समयबद्ध तरीके से हो सके। नई प्रणाली के तहत 50 करोड़ रुपए तक की योजनाओं को संबंधित विभागीय मंत्री स्तर से मंजूरी दी जाएगी। 50 से 150 करोड़ रुपए तक की परियोजनाओं के लिए वित्त मंत्री की स्वीकृति अनिवार्य होगी, जबकि इससे अधिक लागत वाली योजनाएं सीधे मुख्यमंत्री के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जाएंगी। साथ ही सभी विभागों को 15 अप्रैल तक अपनी वार्षिक कार्य योजना अनुमोदित कराने के निर्देश दिए गए हैं। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए IIT और NIT
जैसे प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थानों से थर्ड पार्टी ऑडिट कराने की भी व्यवस्था की जा रही है ताकि मानकों से समझौता न हो। कानपुर शहर में ई रिक्शा और ई ऑटो के संचालन को सुव्यवस्थित करने और यातायात अव्यवस्था पर नियंत्रण के लिए 10 फरवरी से नई ट्रैफिक व्यवस्था लागू की जा रही है। प्रशासन ने शहर को थाना स्तर पर 7 जोन में विभाजित करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत वाहन मालिक केवल अपने निर्धारित गृह जोन में ही ई रिक्शा चला सकेंगे। 5 आवश्यक दस्तावेजों के सत्यापन के बाद अलग अलग रंगों के क्यूआर कोड जारी किए जाएंगे, जो वाहन के जोन की पहचान सुनिश्चित करेंगे। बिना क्यूआर कोड या गलत जोन में वाहन चलाते पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। वर्तमान में पंजीकृत लगभग 65,000 वाहनों की जांच में केवल 22,000 वाहन ही निर्धारित मानकों पर खरे पाए गए हैं, जिससे सख्ती की जरूरत स्पष्ट हुई है। वाराणसी के बनारस रेल इंजन कारखाना परिसर में पीपीपी मॉडल पर 500 बेड के आधुनिक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के निर्माण की विस्तृत योजना तैयार की गई है, जो क्षेत्र में उन्नत स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता को नई दिशा दे सकती है। इस परियोजना के लिए कर्मचारियों के 120 आवासीय क्वार्टरों को हटाया जाएगा, जिनमें टाइप 2 के 24 और टाइप 1 के 96 क्वार्टर शामिल हैं, ताकि पर्याप्त भूमि उपलब्ध हो सके। करीब 7 एकड़ रेलवे भूमि का चिह्नांकन कर प्रस्ताव रेल भूमि विकास प्राधिकरण को भेजा जा चुका है। अस्पताल बनने के बाद न केवल रेल कर्मचारियों बल्कि आम नागरिकों को भी उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं सुलभ हो सकेंगी, जिससे वाराणसी और आसपास के क्षेत्रों के मरीजों को बड़े पैमाने पर लाभ मिलने की उम्मीद है। गोरखपुर के परिषदीय विद्यालयों में नए शैक्षिक सत्र से पहले पाठ्य पुस्तकों की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विभाग ने व्यापक स्तर पर तैयारियां तेज कर दी हैं, ताकि किसी भी विद्यार्थी की पढ़ाई शुरुआती दिनों में बाधित न हो। लगभग 3.5 लाख विद्यार्थियों के लिए पुस्तकों की आपूर्ति प्रक्रिया को तेज करते हुए अब तक करीब 70% किताबें विद्यालयों तक पहुंचाई जा चुकी हैं। 15 फरवरी से चरणबद्ध वितरण शुरू करने की योजना बनाई गई है, जिसके लिए स्कूल स्तर पर सूची मिलान, भंडारण और वितरण की पूर्व तैयारी कर ली गई है। इस बार कक्षा 4 में भी एनसीईआरटी की पुस्तकें लागू की गई हैं, जिससे पाठ्यक्रम की गुणवत्ता, एकरूपता और शैक्षिक मानक बेहतर हों। विभाग ने पूरी प्रक्रिया की निगरानी और ट्रैकिंग के लिए व्यवस्था मजबूत की है, ताकि समय पर वितरण सुनिश्चित हो और किसी स्तर पर लापरवाही न रहे। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन पाइपलाइन व्यवस्था की खराब स्थिति गंभीर चिंता का विषय बनती जा रही है, जहां कई वार्डों में ऑक्सीजन लीकेज, टूटे हुए पैनल और क्षतिग्रस्त टैप जैसी खामियां सामने आई हैं। इन तकनीकी कमियों के कारण जीवन रक्षक गैस की अनावश्यक बर्बादी हो रही है और मरीजों को अपेक्षित मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो पा रही। वर्षों से नियमित रखरखाव में ढिलाई और समय पर मरम्मत न होने से यह स्थिति और बिगड़ी है। हालांकि सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में मेंटेनेंस कंपनी की जिम्मेदारी तय है, फिर भी अन्य हिस्सों में निगरानी और जवाबदेही स्पष्ट नहीं दिखती। समय रहते मरम्मत और निरीक्षण न होने से अस्पताल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं और मरीजों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ी है। वाराणसी में गंगा नदी पर प्रस्तावित नए रेल रोड ब्रिज परियोजना के क्रियान्वयन की दिशा में अब ठोस प्रगति दिखाई देने लगी है, क्योंकि निर्माण के लिए कंपनियों का चयन पूरा हो चुका है और प्रारंभिक तैयारियां तेज कर दी गई हैं। यह पुल पीडीडीयू जंक्शन और बनारस के बीच रेल यातायात को अधिक सुगम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिससे आउटर पर ट्रेनों के अनावश्यक रुकने और क्रॉसिंग की समस्या में कमी आएगी। पहले डिजाइन स्वीकृति की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब कार्य प्रारंभ करने की औपचारिकताएं तेज की जा रही हैं। इस परियोजना के पूर्ण होने पर रेल और सड़क दोनों मार्गों पर यातायात व्यवस्था में बड़ा सुधार अपेक्षित है, जिससे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और आवागमन की गति में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। हज यात्रा 2026 के लिए इस बार चयनित यात्रियों को एक महत्वपूर्ण और सुविधाजनक विकल्प दिया गया है, जिसके तहत वे अपनी सहूलियत के अनुसार उड़ान की तारीख स्वयं चुन सकेंगे। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने इसके लिए 4 दिन की विशेष विंडो निर्धारित की है, जिसमें यात्री उपलब्ध स्लॉट्स में से अपनी पसंद की फ्लाइट बुक कर पाएंगे। बुकिंग पूर्ण होने के बाद यात्रा तिथि में किसी भी प्रकार का बदलाव संभव नहीं होगा, इसलिए यात्रियों को सावधानीपूर्वक चयन करने की सलाह दी गई है। यह व्यवस्था पहली बार लागू की जा रही है, जिससे यात्रा प्रबंधन अधिक व्यवस्थित और यात्री केंद्रित बनने की उम्मीद है। हालांकि यह सुविधा बिना महरम श्रेणी की महिलाओं और रुबात श्रेणी के यात्रियों पर लागू नहीं होगी। उत्तर प्रदेश से कुल 17,134 हज यात्री 22 अप्रैल से 2 मई के बीच सऊदी अरब के लिए रवाना होंगे, जिसके लिए तैयारियां तेज कर दी गई हैं और संबंधित एजेंसियां समन्वय में जुटी हैं। उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में सत्रीय परीक्षाओं को सुव्यवस्थित, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से स्कूल शिक्षा महानिदेशक ने सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि परीक्षा से जुड़े सभी अभिलेख विद्यालय स्तर पर सुरक्षित रखे जाएंगे और मूल्यांकन कार्य संबंधित कक्षा या विषय शिक्षक द्वारा ही किया जाएगा। परीक्षा संचालन में होने वाला समस्त व्यय विद्यालय की कंपोजिट ग्रांट से वहन किया जाएगा, जिससे किसी प्रकार की अतिरिक्त वित्तीय बाधा न आए। प्रधानाध्यापक, शिक्षक और खंड शिक्षा अधिकारी को
परीक्षा प्रक्रिया की संपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है ताकि हर स्तर पर निगरानी और पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। इस व्यवस्था का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में अनुशासन लाना, अभिलेख प्रबंधन को दुरुस्त करना और विद्यार्थियों के मूल्यांकन को निष्पक्ष व भरोसेमंद बनाना है। ताजमहल तेजोमहल विवाद से जुड़े प्रकरण में लघुवाद न्यायालय में सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने अपना पक्ष रखने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की है। इस पर वादी पक्ष ने आपत्ति जताई, जिसके बाद अदालत ने दाखिला आपत्ति की प्रतिलिपि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं ताकि दोनों पक्ष विधिवत अपने तर्क प्रस्तुत कर सकें। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 23 फरवरी निर्धारित की है। यह मामला जला अभिषेक और दुग्धाभिषेक की अनुमति से संबंधित मांगों को लेकर विचाराधीन है, जिस पर दोनों पक्षों द्वारा कानूनी तर्क रखे जा रहे हैं। न्यायालय की निगरानी में यह संवेदनशील प्रकरण प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ रहा है और अगली तारीख को सुनवाई में दोनों पक्षों के विस्तृत तर्क दर्ज किए जाने की संभावना है।